गुड मॉर्निंग अगेन, फोर्थ सेशन। बोले बहुत मजाक हो गया आज तो। चलो कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट। द स्लेव डायनास्टी। पिछली कहानी ये थी कि गौरी की डेथ हो जाती है 1206 में, और उसके जो अलग अलग गवर्नर थे वो अपने आप को आज़ाद घोषित कर देते हैं। उसमें इंडिया के दोआब वाले जो गवर्नर थे, जो को नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये एक डायनास्टी को एस्टैब्लिश करते हैं। इनके दो नाम दिए जाते हैं, मलिक और सिपह सालार। ही वॉज अ टर्क। कौन सा टर्क था ये सवाल आ सकता है। सो ही वॉज इलबारी टर्क, अल्तुतमिश, इल्तुतमिश। हाँ, बलबन नहीं था। बलबन तो पर्शियन था। अरे बलबन पर्शियन है यार वो। ओके वॉट एवर, एनी हाउ, इसमें यार टर्क लिखा है। उस टर्क के पहले आपको नोट्स में डाल देना है कि अल्बारी टर्क था। ही वॉज अ फॉर्मर स्लेव, मास्टर ऑफ स्टेबल्स, दैट इज आमिर अकबर, एंड प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ गौरी तराइन 2 के बाद में। तो तराइन 2 कब हुई थी? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तराइन 1 कब हुई थी? चंदावर कब हुई थी? ओके। और भैया की डेथ हुई थी पोलो खेलते हुए। गनीमत पोलो खाते हुए नहीं हुई थी। 1210, 4 साल का राज है। अब ये 4 साल का राज करता है और ये अपनी कैपिटल रखता है लाहौर कि पेशावर कि कराची, इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद कैपिटल क्यों है पाकिस्तान की? लाहौर कैपिटल क्यों नहीं है पाकिस्तान की? लाहौर बहुत पुराना शहर है। लाहौर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, पेशावर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट। वाई इस्लामाबाद? अच्छा क्वेश्चन है, सोचना आपके लिए। चलो, इनके टाइम पर 2 कोर्ट में पोएट्स हुआ करते थे या लेखक लोग थे। एक थे हसन निज़ामी और एक थे फ़ख्र मुदिर। हसन निज़ामी ने लिखी है ताजुल मासिर और फ़खरुद्दीन ने लिखी है तारीख़ मुबारक शाही। तारीख़ मुबारक शाही की लैंग्वेज नहीं है। ये क्वेश्चन देते जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन यहाँ लिखते जाना और नोट्स के अंदर ये कंप्लीट कर देना ताकि मैं नोट्स कंप्लीट कर लूँ। ताजुल मासिर पर्शियन में है, जो फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री है दिल्ली सल्तनत की। इंपॉर्टेंस क्या है? सोर्स है। कौन सा सोर्स है? सोर्सेस 2 तरह के होते हैं ढोरों। लिटरेरी सोर्स फिर 2 तरह के होते हैं, एक सेक्युलर होता है, एक रिलीजियस होता है। ये तो एविडेंस मिल गया हमको, तो सोर्स पता चल गया। सोर्स पे सवाल आता है, ऑथर पे सवाल आएगा, नाम दिया है, क्या क्या है। देन तारीख मुबारक शाही गौरी और उसके एम्पायर के बारे में है। तो इनिशियल फेज के बारे में अगर कुतुबुद्दीन ऐबक का पढ़ना है तो गौरी को समझना पड़ेगा। तो हमको मिलेगी फ़ख्र मुदिर की तारीख मुबारक शाही, वो पहले वाली किताब, पहला फेज है। लेकिन सेकंड फेज जो है दैट इज ताजुल मासिर, जो दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल हिस्ट्री है, सरकारी हिस्ट्री लिखी गई है। सो ये सोर्स बन जाते हैं, 2 सोर्स हो गए आपके पास। देन इस बंदे ने कुछ बिल्डिंग्स बनाई थी, जिसमें एक थे 2.5 दिन का झोपड़ा। मैंने जब चौहान डायनास्टीज या चहमानास डायनास्टीज पढ़ाई थी तब अपनों ने इस बात की थी कि वहां पर एक कॉलेज बना था, कॉलेज बनाया था अजमेर के अंदर। अनुराजा अजय राजा ने तो अजमेर बनाया था, उसके बाद वाले ने जो है वो कॉलेज बनाया था शायद, चेक करना, वट एवर। मैं भूल गया, मुझे याद नहीं, 5 दिन हो गए उसको पढ़ाए हुए। सो वो जो कॉलेज था, उस कॉलेज को कन्वर्ट किया गया था एक मॉस्क के अंदर, एंड दैट मॉस्क इज नोन एज 2.5 दिन का झोपड़ा। वाई इट इज कॉल्ड एज 2.5 दिन का झोपड़ा? क्योंकि वहां पे एक लेजेंड चलता है कि वहां इस मॉस्क को बनाने में जिन्नों का इस्तेमाल था। लेजेंड है ये, इट्स नॉट हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल, लेजेंड और मिथ, इन तीनों के बारे में अपनों ने बात करी है बहुत अच्छे से। सो लेजेंड क्या कहता है कि वो जिन उनके काबू में थे तो जिन्नों ने उसको बना दिया था। वहां आप जब जाओगे तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि पुरानी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को पलट के बना दिया गया है। आउटर वॉल के दीवार पे स्टोन सेम यूज किए हैं। सो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वाज कन्वर्टेड इनटू अ मॉस्क। सो 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर। अजमेर में क्यों? वहां अजमेर, वहां सूफी थे। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान कहाँ के थे? इट वॉज द पॉलिटिकल सेंटर ऑफ चहमनास, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। जयपुर बाद का है, अजमेर वॉज अ प्राइम, अजमेर पहले था। सो ये कंसेप्ट है। देन ये दिल्ली के अंदर एक मीनार बनाते हैं, कुतुब मीनार। मैं अपने नाम पे मीनार बना ली। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम के एक सूफी संत थे, उनके नाम पर इसको रखा गया था और इसका ऑब्जेक्टिव था
कि जो एक मुएज्जिन होता है, मुएज्जिन वो बंदा होता है जो सुबह दोपहर शाम रात 5 बार अजान देता है, जो आवाज़ आती है, दैट पर्सन जो वो कॉल करता है वो कहलाता है मुएज्जिन। तो मीनार के ऊपर चढ़ के वो अजान देगा। कॉपी कहाँ की है? कौन सी मीनार की कॉपी है? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? सेंट्रल एशिया के अंदर ये वाला कंसेप्ट ऑलरेडी मौजूद था मीनार बनाने का, सेंट्रल एशिया में, और वहाँ की मीनारों से इंस्पिरेशन मिली थी। क्यों? क्योंकि ये लोग घूमते फिरते लड़ाका थे, तो जगह जगह जाके इंस्पायर होकर आ चुके थे। और यहीं इसी मीनार के साथ अजान देने के लिए तो बना दी मीनार, तो वहीं पर इसके साथ में एक मस्जिद बनाई थी, मॉस्क बनाई थी, जिसका नाम है कुव्वत इस्लाम। सो कुव्वत इस्लाम मॉस्क और कुतुब मीनार ये पास पास हैं। और इसका जो एक गेट बाद में बनेगा उसका नाम है अलाई दरवाज़ा, वो अलाउद्दीन खिलजी बनवाएगा। अलाउद्दीन खिलजी फिर इससे टक्कर लेने के लिए एक और मीनार बनवाएगा। वो मीनार टूट गई है, अलाई मीनार, वो मीनार कुतुब मीनार के पास में है। सो कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही है वो भी। सो ये कुतुब कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल एविडेंसेस के अंदर बहुत बड़ा खजाना है कि यहाँ आर्किटेक्चर से सवाल उठना चालू होंगे कि आर्किटेक्चर ऑफ कुतुब मीनार किस तरह का है। भाई 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? इट इज रीअरेंजमेंट है, इट इज रीअरेंजमेंट। क्या इस टाइम पर ट्रू आर्चेस हुआ करती थी? ट्रू टोम्ब गुंबद था? नहीं था। तो इनिशियल फेज के अंदर आर्किटेक्चर को अगर समझना है तो कुतुब मीनार को समझना है। इनिशियल फेज के अंदर, इनिशियल फेज के अंदर समझना है तो हमको वो वाली मॉस्क देखना है जिसमें लेंटल और बीम, लेंटल और बीम, कॉलम और बीम वाला काम है, वो वाला काम समझ के रखना है। डायरेक्ट स्टोन्स लगाए गए हैं, कोई मोर्टार का यूज नहीं किया गया है, तो वो वाला काम समझना है। तो ये वाला काम है। यहां पर इसने एक लेक बनाई थी जिसका नाम है हौज़ शम्सी। इसके ऊपर इस इल्तुतमिश की है कि इसने शुरू करी थी, इसने शुरू करी थी और उसने कंप्लीट कराई 4 साल में। ये क्या करेगा? ये शेरशाह सूरी थोड़ी था। ओके, ही फाउंडेड द स्लेव डायनास्टी 24 जून 1206 को। कैपिटल लाहौर एंड हेडक्वार्टर वाज एट दिल्ली। कैपिटल लाहौर क्यों था? ये तो दोआब का गवर्नर था। गो बैक टू गौरी। गौरी के अलग अलग जगह पे अलग अलग गवर्नर थे। एक गवर्नर था याल्दूज, एक गवर्नर था कबाचा, और एक गवर्नर था यही। तो कबाचा किस एरिया में था? याल्दूज किस एरिया में था? कुतुबुद्दीन ऐबक को इन लोगों से भी डर था कि जो इसकी टेरिटरी है उस पर कब्जा ना हो जाए। तो लाहौर ऐसी जगह थी जो इसकी टेरिटरी का फ्रंटियर था, उस तरफ टुवर्ड्स नॉर्थ एंड टुवर्ड्स वेस्ट, वो फ्रंटियर था उसका पंजाब का। सो लाहौर वाज हिज कैपिटल। देन इसने मैट्रिमोनियल अलायंसेस रखे थे स्लेव्स के अंदर। इल्तुतमिश इसका दामाद था। नासिरुद्दीन कबाचा इसका जीजा था, बहनोई। ओके, हाँ ठीक है, बहनोई। और ताजुद्दीन याल्दूज इसका ससुर था। वो नहीं है ना, सारे फैमिली रिलेशन, ब्लड रिलेशन वाली। सो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का होता था? यहां पर ये एडमिनिस्ट्रेशन को आज आप लिख लोगे और समझ लोगे कि क्या करता था, क्योंकि इस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जब हम स्लेव डायनास्टी खत्म करेंगे तब तक हमारा अगला एडमिनिस्ट्रेशन का रूप आ चुका होगा। और जब हम पूरी दिल्ली सल्तनत खत्म करेंगे तब तक इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चेंजेस आएंगे, वो प्री के सवाल हैं। तो इनिशियली एक प्राइम मिनिस्टर होता था, दैट इज योर वजीर, हेड जिसे बोलते हैं। एक अरीज होता था, अरीज मामलिक होता था, दैट इज डिफेंस। देन एक दीवान इंशा, ये डिपार्टमेंट है। पहले से उसको हम बाद में बात करेंगे जब बलबन पे पहुंचेंगे तब। दीवान इंशा ये रॉयल करेस्पॉन्डेंस है, लिखाई पढ़ाई करने वाले। देन दीवान रिसालत ये डिप्लोमेटिक करेस्पॉन्डेंस है। सो एक करेस्पॉन्डेंस वो है जो बाहर का है और एक करेस्पॉन्डेंस वो है जो एडमिनिस्ट्रेशन का है। देन इसके पास पैसा कौड़ी तो था नहीं उतना, सो लैंड्स देना चालू करी नोबल्स को, सोल्जर्स को, और बाद में इसी का स्वरूप बनेगा इक्ता। सो ही इज द फर्स्ट फाउंडर। और इसकी जो डायनास्टी, इसके ऊपर कल हमने बात कर ली थी कि इसकी डायनास्टी को कुतुबी डायनास्टी बोला जाएगा। और ये बंदा जो स्लेव था वो मुइज़्ज़ी स्लेव था। सो कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ मुइज़्ज़ी स्लेव। यहां जहां स्लेव लिखा है उसके आगे आप लिख सकते हो मुइज़्ज़ी स्लेव। एंड जहां फाउंडर लिखा है कि फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, फाउंडर ऑफ कुतुबी डायनास्टी, ब्रैकेट में दिल्ली सल्तनत। थोड़े से वर्डों का हेर फेर कर दो तो जरा से में फर्क आ जाएगा आंसर्स के अंदर, क्योंकि फैक्ट आप रिमूव नहीं कर सकते, फैक्ट आप चेंज नहीं कर सकते। जो कंटेम्प्रेरी आप लोगों की कंपटीशन है उसको बीट करना जरूरी है, उसका ध्यान रखना। दैन याल्दूज कबाचा इसका मेन थ्रेट थे। साथ ही साथ में हमने एक और नाम याद करा था, खुरासान। एक और एरिया था ख्वारिज्म, और ख्वारिज्म का जो शाह था वो भी इसके लिए एक बड़ा थ्रेट हुआ करता था।
उस नेम वॉज अलाउद्दीन मोहम्मद इसके टाइम पर, और वो बहुत ठरकी किस्म का आदमी था। इतना ठरकी था कि मंगोलों ने, चिंगिस खान ने ख्वारिज्म शहर को तबाह कर दिया था, डिस्ट्रॉयड लाइक एनीथिंग वाला काम था। यूट्यूब पर एक चैनल है किंग्स एंड जनरल्स, किंग्स एंड जनरल्स वर्ल्ड वाइड चैनल है, वो इंडियन चैनल नहीं है। उसके अंदर इसको सर्च करना, मंगोल फ्यूरी। सो मंगोल इन्वेजन अलग अलग जगह पे, उसमें ख्वारिज्म के बारे में बात की है उसने। वो वर्ल्ड हिस्ट्री के पैटर्न के ऊपर है, एक छोटा सा तुमको आइडिया देने के लिए। देन इसी वजह से इसकी लाहौर कैपिटल हुआ करती थी। 1992 के बाद जब ये गवर्नर था, तो मैंने एक छोटा सा ब्लॉक दिया है नोट्स के अंदर, इसने रेबेलियंस क्रश किए थे 1192 में अजमेर और मेरठ के। देन सेकंड राइजिंग 1194 में अजमेर में होती है। देन गहदवाला जयचंदा 1194 विद गौरी, फाइनल बैटल जिसके अंदर चंदावर में जयचंद की हत्या हो जाती, मार दिया था। अलीगढ़ को कैप्चर करता है ये 1195 में, बदायूं 1198 में, और बुंदेलखंड 1202 चंदिलाज, और फिर बाद में एज रूलर, तो वो बात का काम है। ठीक है, सो इसके टाइम पे जो कंटेम्पररी डायनास्टीज थी वो कौन कौन सी खत्म हो रही, तो गहदवालाज एग्जैक्टली। तो दैट इज उसके जो फाउंडर थे, ये हमने पहले भी पढ़ लिया, चंद्रदेवा, और लास्ट थे जयचंद्र 1194। और इनका जो एरिया हुआ करता था दैट वाज ईस्टर्न यूपी से वेस्टर्न बिहार, ईस्टर्न यूपी से वेस्टर्न बिहार का एरिया था। कैपिटल इनकी कान्यकुंज या कन्नौज थी। वाराणसी भी एक सेंटर था इनका। लास्ट टू रूल जयचंदा, और चंदावर में खत्म हो जाता है हरिश्चंद्र, और इनका बेटी थी संयुक्ता। संयुक्ता कौन सी, राय पिथौरा वाली। राय पिथौरा मतलब पृथ्वीराज थर्ड। वो दिमाग में उसको उसी तरह से फ्रेम करो, क्योंकि जो चल रहा होता है वो पृथ्वीराज बहुत है, सो पृथ्वीराज द थर्ड, ताकि प्री के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए तो यू शुड नॉट मिस्टेक इट। देन अगली थी चहमनाज। चहमनाज के बारे में अपनों ने पहले ही बात कर ली। ओके 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 ओके। अजय राजा इज फाउंडर ऑफ अजमेर। देन अर्नोरजा, है ना, अर्नोराजा, अर्नोरजा, इंग्लिश के अंदर मैंने अर्नोरजा लिखा था, हो सकता है गलती हो। ओके, सो जो कॉलेज बना था दैट वाज मेड बाय विलासदेवा। विलासदेवा, आई वाज कंफ्यूज्ड अर्नोराजा और विलासदेवा में। यहां तक हो गया। इसके बाद में पृथ्वीराज थर्ड तराइन की कहानी हो गई। जब ये मरता है तो इसके बाद इसके बेटे को शासन दे दिया जाता है, आराम बख्श। ये छोटे राजा हैं, इनको भूलना मत, इनको मत भूलना। आराम बख्श के टाइम पर 8 महीने का राज है, और इसके टाइम पे सल्तनत 4 हिस्सों में टूट जाती है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की सल्तनत थी। इसके अंदर अलग अलग जगह पर मुल्तान वाला हिस्सा कबाचा के अंडर में चले जाता है। अली मर्दान खलजी ये बंगाल में अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। देन दिल्ली के नोबल्स जो रहते हैं वो इसको बदायूं, मतलब गवर्नर ऑफ बदायूं, और जो पहले का बंदा था, नहीं 4 हिस्सों में टूटा, चौथा हिस्सा कौन सा था, 4। इल्तुतमिश बदायूं में बैठता है और आराम बैठता है दिल्ली पर। नहीं, ये सुनो, ये होता है कि लाहौर में आराम को बनाते हैं, बदायूं में इल्तुतमिश को बनाते हैं। लाहौर में राजा बनाते हैं आराम को, और बदायूं में बनाते हैं इल्तुतमिश को। लेकिन और हम उधर जाते हैं तो मुल्तान चला जाता है कबाचा के पास, और ईस्ट के अंदर बंगाल टूट के अलग हो जाता है। तो 2 बंगाल तो इंडिपेंडेंट हो गया, कबाचा ने कैप्चर कर लिया मुल्तान को, और 2 राजा बन जाते हैं। तो 4 हिस्सों में कुतुबुद्दीन ऐबक की टेरिटरी टूट जाती है। इसके बाद में इनको हटा दिया जाता है, और रियल फाउंडर हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, हाँ, बट इस टाइम पर कबाचा के पास है मुल्तान। तुम क्या कह रहे हो? तराई, तराई वाला हिमालयास का कंप्लीट बेल्ट होता है, हाँ, ओके। सुल्तान आजम, सुल्तान आजम टाइटल है, इलबारी टर्क है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इट इज, ही इज नोन एज अ स्लेव ऑफ अ स्लेव। स्लेव ऑफ स्लेव कैसे हो गया? शाबाश। सो ही इज कुतुबी स्लेव, यानी कुतुबुद्दीन का, और कुतुबुद्दीन वाज मुइज़्ज़ी स्लेव। सो स्लेव ऑफ स्लेव्स हो गया। इसको अब्बासिड खलीफेट से रिकॉग्निशन मिली थी, एंड ही वाज गिवन मनसुख, दैट इज टाइटल कि यू आर अ सॉवरेन रूलर। सॉवरेन रूलर का मतलब है कि आपको खिलाफत की जरूरत नहीं है। ही वॉज नॉट अंडर खिलाफत,
इल्तुतमिश की सबसे बड़ी खासियत, अगर खिलाफत के साथ रहता तो मामला अलग होता, तो सॉरी वॉर्स एंड बैटल्स के अंदर वो खलीफा का साथ देता। तो इल्तुतमिश से टूटेगा खिलाफत से, लेकिन टीपू सुल्तान से जुड़ जाएगा। इस बीच में जितना भी पीरियड रहेगा उसमें खिलाफत नहीं रहेगी, डायरेक्टली इन्वॉल्व, क्योंकि टीपू को सुल्तान का जो टाइटल है वो खिलाफत से मिला हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर। ही वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ जैकोबिन्स, वर्ल्ड हिस्ट्री में अभी पढ़ा होगा मेंस में तुमने। ओके, सो दैट इज फर्स्ट रूलर टू रिसीव फॉर्मल इन्वेस्टिचर एज सुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज नॉट अ सुल्तान इन द आइज ऑफ खलीफा, बट वहीं पर हमने गजनी के बारे में बात करी थी और गजनी के 2 टाइटल थे और गजनी को सुल्तान का टाइटल दिया गया था थ्रू खिलाफत। सो खलीफा रिकॉग्नाइज करता था कि कौन कहां पर है, तो इसको रिकॉग्नाइज किया था एज अ सॉवरन सुल्तान, नॉट अंडर एनीबडी एल्स। सो यहां ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। देन अगला, इसके टाइम पर तबाकत नासिरी नाम की किताब रखी है जो मिनहाज उस सिराज की है, और ये सोर्स बन जाता है मेरा लिटरेरी सोर्स। तो 3 लिटरेरी सोर्स हो गए इनिशियल हिस्ट्री के अंदर। सबसे पहला सोर्स है जो मुबारक शाही है। मुबारक शाही कुतुबुद्दीन ऐबक का या इनिशियल फेज वो है जब गौरी जिंदा है, तो गौरी की हिस्ट्री का टाइम पीरियड है। उसके बाद फर्स्ट दिल्ली सल्तनत की कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर अब मिल रही है तबाकत नासिरी। इसका कुछ आर्किटेक्चर है, इसने कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया। अब यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो मेरे नोट्स रहते हैं वो इनकम्प्लीट इसीलिए रहते हैं, आपका होमवर्क है कि इसने कितनी स्टोरीज बनवाई थी। 2 की 4, 4th तक गया था ये ना, कि 3rd तक। फिर फिरोज शाह तुगलक ने क्या काम करा था और अंग्रेजों ने क्या काम करा था, अलाउद्दीन खिलजी ने काम क्या करा था। कुतुबुद्दीन ऐबक का होमवर्क दे रहा हूँ, कुतुब मीनार का होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। इसके आर्किटेक्चर पे काम करोगे, इसका क्रॉस सेक्शन डायग्राम बनाओगे, क्रॉस सेक्शनल डायग्राम चाहिए मुझे, और इंजीनियरिंग वाला डायग्राम चाहिए, टॉप व्यू और साइड व्यू किस तरह से बनता है ये समझ लो जिन लोगों के इंजीनियरिंग नहीं है। क्रॉस सेक्शन मतलब ये होगा कि वो इस तरह से चलेगी कंगूरे और स्टार फॉर्मेशन में, ये है इसकी स्टाइल आसपास की, ठीक है। इट टेपर्स, ये सिलेंड्रिकल नहीं है, ये कोनिकल है। तो वर्ड यूज करना है आपको आर्किटेक्चर के अंदर, रीजन अलग से यूनिट है, अलग से एम्फेसिस है उसके ऊपर, कल्चर। सो पहला ये एलिमेंट हो गया। सो ये एलिमेंट आपको बनाना है। इसके ऊपर फिर आप 2 हल्की हल्की इमेजिनरी लाइनें खींचकर यहां से कुतुब मीनार को बनाएंगे ऐसा, और ऐसे ही आप मीनारे बनाओगे और मीनार बनाने के बाद बताओगे कि कौन सा किसने काम किया है, कहां कहां पर, टोटल हाइट कितनी है और उसकी इंस्पिरेशन कहां से है। सो जाम मीनार की इंस्पिरेशन, तो अभी तक सो रहे थे जब मैंने उस टाइम पूछा था। इसको आप कंप्लीट करेंगे कुतुब मीनार को। ये यहाँ का आर्किटेक्चर है इस टाइम का। अब आर्किटेक्चर है तो इसके अंदर पहला एलिमेंट आएगा यूटिलिटेरियन एलिमेंट। यूटिलिटेरियन एलिमेंट क्या है कि पर्पस क्या था, दैट इज द पर्पस ओनली। फिर आपको इसके अंदर ऑर्नामेंटल वैल्यूज के ऊपर जाना है। तो ऑर्नामेंटलिज्म कौन सा है, अंदर की दीवारों में कौन कौन सी पेंटिंग बनी है बताइए। तुम दिल्ली गई थी ना, कुतुब मीनार नहीं गई थी, पता नहीं है, चली गई वो तो पेंटिंग नहीं हो सकती। ओके डन। तो अंदर क्या है, सीढ़ियां हैं, काय के लिए, ओके ठीक है डन। कितने झरोखे हैं, 4 है 5 है, किस डायरेक्शन में, मेन गेट किस डायरेक्शन में वो वाला डायरेक्शन। अभी सांची में भी यही होगा कि कौन सा गेट किधर है, फर्स्ट गेट कौन सा वाला गेट है, वो बात की बात है। आई नीड कंप्लीट लेआउट। कारण सिंपल है कि पलक को 6 आउट ऑफ 6 मिले थे, लेकिन अगर प्रॉपर ऑर्डर में लिखोगे, हिस्ट्री में 6 में से 6 लेना बहुत मुश्किल है। अगर प्रॉपर ऑर्डर में प्रॉपर कंटेंट बना होगा आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। मिले हैं चेतना की रूममेट को, उत्तर में दरवाजा है, ठीक है मान लेते हैं। इसमें एक कनोला बना था, कपोला अंग्रेजों ने बनवाया था, ऊपर लकड़ी का स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर कुतुब मीनार के सामने एक खंबा गड़ा है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी बाद में बात करेंगे। ओके सो कुतुब मीनार का ये डायग्राम। अब बाहर जो है इसके अंदर लोटस बने हैं कि गुलाब बना है कि लिली बना है, ऑब्जर्व करना। आई नीड यही चीज, यही तो एलिमेंट नहीं समझ में आता ना। हमने कुतुब मीनार को किताब में जो पढ़ना है वही किताब में पढ़ना है, तो किताब में तो सबने पढ़ना है, तुमने कौन सा नया काम करना है। मुझे एलिमेंट्स चाहिए, स्टोन कौन सा यूज किया है, दैट इज मटेरियल। सो ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन है, अगर सैंडस्टोन है तो कौन सा सैंडस्टोन है, अगर मार्बल है तो कौन सा मार्बल है। आई नीड दैट क्लासिफिकेशन, परफेक्ट क्लासिफिकेशन चाहिए।
उसके बाद फिर मुझे ऑर्नामेंटल वैल्यूज चाहिए। ऑर्नामेंटल वैल्यूज के अंदर अब आप बताओगे कि उसके अंदर अरेबिक में लिखा है कि पर्शियन में लिखा है कि उर्दू में लिखा है कि हिंदी में लिखा है कि संस्कृत में लिखा है, और क्या लिखा है, और जो लिखा है वो किस स्टाइल में लिखा है, स्टाइल क्या है। सो यू हैव टू डेवलप द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स फ्रॉम हियर। क्या इसका गेट फ्लैट है, कॉलम बीम में है, या आर्च शेप्ड है। कुतुब मीनार का गेट किस शेप का है, आर्च है या फ्लैट है। देख लो, अभी फोटो देख लो भैया तुम लोग, मेरे पास गूगल थोड़ी, मेरा तो मुगल यहां पर है। ये कुतुब मीनार है, आजकल का मुगल गूगल है भैया। ये इस तरह का है या वो इस तरह का है या वो ऐसा है, कैसा है। एलिमेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर, कल्चरल एलिमेंट्स। और फिर हम अरमान रखते हैं कि उपस्सी देंगे, उपस्सी वहीं जहां पे बनता है वहीं पढ़ लिया करो उसके एलिमेंट्स को, नहीं होगा उसमें। क्या बोला है, दरवाजा बताओ ना कैसा है, आर्च है, लेकिन ये फॉल्स आर्च, ये कुतुब मीनार का नहीं है। ये दरवाजा कुतुब मीनार का नहीं है, कुतुब मीनार के सामने वाली बिल्डिंग का है, बस साइड वाली बिल्डिंग का। कुतुब मीनार को जूम करके देख लो यार, इतना टाइम लग रहा है तुम लोगों को, मट्ठो याद मत करो, तुम फोटो देखो। उस टाइम जब देखने गई थी तब तुम मेरी छात्रा नहीं थी। यस, दैट इज अ फॉल्स आर्च का एग्जाम्पल, दैट इज फॉल्स आर्च, डेकोरेटिव आर्च है। सो यहां पर डेकोरेशन यानी दैट इज व्हाट ऑर्नामेंटलिज्म, सुंदर दिखाने के लिए। लोड बियरिंग आर्च नहीं है वो, लोड बियरिंग आर्च वहीं पर उसी कॉम्प्लेक्स में है, वो अलग है। जो फर्स्ट ट्रू आर्च जिसे बोलते हैं, ट्रू आर्च जहां लोड बियरिंग है, तो ये कंसेप्ट है। इसके साथ जो कुव्वत इस्लाम मॉस्क है उसका आर्किटेक्चर देखो, कुव्वत इस्लाम के फोटोज देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि व्हाट इज कॉलम बीम स्ट्रक्चर। अब इनको एलिमेंट्स को देखो, अब इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं। सो जाम का इंस्पिरेशन है तो फॉरेन एलिमेंट है, स्क्रिप्ट जो यूज करी गई है वो फॉरेन एलिमेंट है, ठीक है। इसके अंदर आइडल्स या लाइफ फॉर्म का एब्सेंस है जो इंडियन फीचर हुआ करता था, सो रिप्लेसमेंट है। इंडियन फीचर इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, फॉरेन एलिमेंट्स। फॉरेन एलिमेंट्स कौन सा है, स्क्रिप्ट में लिखना और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स का यूज करना। सो ये जो पैटर्न है दिस इज ज्योमेट्रिकल पैटर्न, इतना सिंपल है और हम परेशान होते हैं कि हम लिखेंगे कैसे। आगे बात समझ में हो गया। अच्छा, इसके ऊपर कंगूरे हैं कि नहीं है, ऊपर टॉप मोस्ट पर ये जो छत है यहां क्या है, ये चिमनी है क्या, इसका टॉप कैसा है, टॉप ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा कैसा है, ऐसा कैसा है, दोनों ही ऐसा बोला मैंने। पूरा डायग्राम बनाओगे, सिंपल डायग्राम बनाओगे और ऐड करते चलोगे, ऐड करते चलोगे। अभी हमारे पास पूरा कुतुब मीनार मौजूद नहीं है, पूरा कुतुब मीनार हमारे पास मौजूद नहीं है, तो यहां एक छोटी सी लाइन बना देना डैश 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 करके, उसके बाद फिर बनाना कि जो जल चुकी है, बिजली गिरी थी, ऊपर के हिस्से लकड़ी के हुआ करते थे एक समय में, और अंग्रेजों ने भी कुछ बनाया था इसके ऊपर। सो इस तरह का डायग्राम चाहिए इन केस आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है 5 नंबर में, आर्किटेक्चर ऑफ सल्तनत। सो उसका प्राइम एग्जाम्पल है कुतुब मीनार, दिल्ली सल्तनत के अंदर वन ऑफ द प्राइम एग्जाम्पल। इसके बाद में फिर हम जाएंगे रेड पैलेस के ऊपर। रेड पैलेस के आर्किटेक्चर अलग है, वो अंडरग्राउंड है, लाल किला नहीं, लाल महल बलबन का। निजामुद्दीन गई हो कभी, निजामुद्दीन के पास है। ओके, आ जाओ वापस। सो इसने पहला मौजोलियम बनाना शुरू करा था, यहाँ खासियत है, पहला मौजोलियम भी इसी के पास है, जिसका इसका बेटा था सुल्तान गौरी, असली नाम था नासिरुद्दीन महमूद। ये नाम घोट लेना, कारण यह है कि नासिरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद है, और ये भी नासिरुद्दीन महमूद की याद में, दोनों अलग अलग हैं, दोनों बाप बेटे हैं। तो नासिरुद्दीन महमूद की औलाद है नासिरुद्दीन महमूद। ये इतना प्रेम करता था अपने बेटे से कि उसकी याद में उसने मकबरा बना दिया, द फर्स्ट मौजोलियम, और साथ ही साथ में अपने पोते को जो उस टाइम पैदा हुआ था उसका नाम भी नासिरुद्दीन महमूद रख दिया। 20 साल राज करेगा बाद में वो, बलबन के टाइम पीरियड पे, जब बलबन उसका प्राइम मिनिस्टर रहेगा। दरवेशी राजा हम कहेंगे उसको आगे। क्लियर हो गया। सो नासिरुद्दीन महमूद नाम याद रखना, इसके अंदर कंफ्लिक्ट होता है।
कॉलेजेस बनाता है ये मुल्तान में और दिल्ली में। मुल्तान तो चला गया था, फिर इसके पास कैसे आया मुल्तान? अभी अभी आ रहे। एंड ही कंप्लीटेड द कुतुब मीनार। उस टाइम पर उज्जैन के अंदर ये मालवा पे अटैक करता है, महाकाल टेम्पल को डिस्ट्रॉय करता है, और भिलसा यानी विदिशा के अंदर टेम्पल्स हुआ करते थे, उनको डिस्ट्रॉय करता है। इसका एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था निजामुद्दीन जुनैदी, और जब इल्तुतमिश मरने वाला था तब वो अपनी पुत्री को रजिया को नॉमिनेट करके जाता है। बट मेल शॉविनिस्टिक सोसाइटी, मेल डोमिनेंस, वो बोलते हैं कि एक महिला को नहीं बना सकते, तो बाद में इल्तुतमिश का पुत्र राजा बने। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इसके रिफॉर्म्स है, कंसोलिडेशन है। ही इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव जीनियस ऑफ दिल्ली सल्तनत या ड्यूरिंग सल्तनत। नाम क्या है? कंस्ट्रक्टिव जीनियस। जो मैंने बात करी थी तुमसे कि गजनी ने इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया था लेकिन फौरन टूट गया, बिकॉज ही वॉज नॉट अ कंस्ट्रक्टिव जीनियस। इंपीरियलिस्ट होना और एक स्टेट को फॉर्म करना, इन दोनों में अंतर आता है। सो राज करने के लिए तो आपके पास पावर था, इसलिए कब्जे में आ गया, लेकिन जैसे ही आप हटे दूसरे लोगों ने कब्जा वापस कर लिया। सो इंपीरियलिस्ट वो होता है जो सिर्फ टेरिटरी को जीतता है, लेकिन इंपीरियलिस्ट होने के साथ साथ में अगर कंस्ट्रक्टिव जीनियस है, कंस्ट्रक्शन करने वाला, कंस्ट्रक्शन यानी सिर्फ इमारतें बनाना नहीं है। कंस्ट्रक्टिव जीनियस का मतलब होता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रहा है, वो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लेकर आ रहा है। तो इसी वजह से कई हम गवर्नर जनरल्स को पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें कंस्ट्रक्टिव जीनियसेस मिलते हैं। बाकी लोगों ने काम नहीं करा, बाकी लोगों ने तो जो चल रहा था वैसा का वैसा चला, लेकिन कुछ लोगों ने रिफॉर्म्स करे, तो वो रिफॉर्म्स कंस्ट्रक्टिव जीनियसेस में आते हैं। सो इल्तुतमिश इज द फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव जीनियस ऑफ सल्तनत, जो एक एडमिनिस्ट्रेशन को बनाना चालू करेगा, कंसोलिडेट करेगा अपने स्टेट को, स्टेट का शेप लेकर आएगा। स्टेट किसी टेरिटरी से डिफाइन नहीं होता, स्टेट उसके लॉज, उसके रेगुलेशन, उसके ऑर्डर से डिसाइड होता है। सो लाहौर से कैपिटल शिफ्ट करेगा दिल्ली को, टर्किश रूल को इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर स्टैब्लिश करेगा अच्छी तरह से। सिल्वर कॉइन चलाएगा टंका, और पीतल का कॉइन चलाएगा जीतल, हाँ मतलब पीतल चीतल, कॉपर का जीतल। और इसके अंदर उस टाइम पे बगदाद में खलीफत थी, जो कैलिफेट की मैंने स्टोरी सुनाई थी कि वो मूव करी थी मदीना से डेमस्कस, डेमस्कस से इजिप्ट, इजिप्ट से बगदाद, इस तरह से मूव करती जाएगी और फिर लास्ट में टर्की पहुंच जाएगी। एक्सक्यूज मी। खलीफा का नाम छापता था, अरेबिक कॉइन्स थे इसके। चालीसा नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन, एक स्ट्रक्चर खड़ा करता है। एक तरह से आप कह सकते हो इट वाज काउंसिल ऑफ द नोबल मेंस, काउंसिल, एंड ही वाज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स। ही वाज नॉट रूलर। वो 40 लोगों का नहीं था, ये भी याद रखना। इट इज अ ग्रुप चहलगानी, इट्स नॉट 40 लोग। ऐसा ग्रुप ऑफ 40 कहा जाता है कि हाँ रहे, उसमें ज्यादा भी रहे कम भी रहे, इट्स नॉट यूनिक। सो इट इज अ काउंसिल जो उस टाइम के नोबल ट्राइब्समैन की थी। रिमेंबर दिस थिंग, इलेक्टेड नहीं है, वो ट्राइबल हेरिडिटरी से चल रहे होते हैं, जिनके पास ज्यादा पावर था वो लोग उसके मेंबर थे। तो जो वो लोग थे उनके पास अपने गुलामों की एक फोर्स खड़ी थी। सो इट वाज कंसोर्टियम, इसको आप कह सकते हो काइंड ऑफ ओलिगार्की, जो हम पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में, टाइप ऑफ रूल, तो ओलिगार्कियल काइंड ऑफ रूल, लेकिन हेडेड बाय इल्तुतमिश एज अ सुल्तान। बट दैट सुल्तान जो फर्स्ट अमंग इक्वल्स है, साथ में बैठता है, बराबरी में बैठता है। सो ये इस तरह का सुल्तान था। पर्शियन मोनार्कियल ट्रेडिशंस को लेकर आता है। रिमेंबर दिस थिंग, बलबन ने पर्शियन सिंबोलिज्म लेकर आया है, यहां पर ये पर्शियन मोनार्कियल फॉर्म लेकर आया है, ट्रेडिशन, और इसको इंडियन सिस्टम के साथ एडजस्ट किया था। सो पर्शियन मोनार्क एडजस्टेड टू इंडियन सिस्टम, इंडियन टर्किश सिस्टम सबके साथ। देन पूरी सल्तनत को ये बांट देता है अलग अलग प्रोविंसेस में, और इसकी प्रोविंसेस कहलाती थी इक्ता, और इक्ता दे देता है वो लोगों को। कौन से लोग? खासतौर पे वो 40 लोग जो हैं उनके पास तो है, और वो बड़े लैंड होल्डर्स हैं, इक्तादार। सो इक्ता स्टार्ट करता है, दैट इज यूनिट ऑफ वेरिइंग साइजेस, फिक्स साइज नहीं है, अलग अलग साइजेस का था। कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज के लिए था, रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और उस बंदे को जो पैसा देना वो वहीं से अपना काट लेगा और बाकी भेज देगा। अंडर इक्तादार, रिस्पॉन्सिबल टू सुल्तान, सुल्तान उन्हें हटा भी सकता है। लैंड्स गिवन टू सोल्जर्स इन प्लेस ऑफ कैश, ये काम तो पहले भी चल रहा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी वही किया रहा था, लैंड दे दी तुमको ताकि तुम यहां से खर्चा करते रहना, जब मैं बुलाऊं तब आ जाना। और यही वाला काम तो सब्सिडी अलायंस में भी था, अंग्रेजों ने बोला कि जब बुलाऊं तब आ जाना, जब तुम बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। सो फॉर्म बदल जाएगा। देन कंटेम्पररी बैटल्स के अंदर इसने मंगबरनी के ऊपर अटैक किया था, जो ख्वारिज्म का शाह था, और इसको दबा दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर अपनी कैपिटल रखी थी इसी के चक्कर में और दूसरे लोगों के चक्कर में, तो इसने जाके वहां अटैक करके उसको सबड्यू कर दिया। देन कबाचा को निकाल बाहर करा, एक्सपेल्ड कबाचा।
देन मुल्तान के ऊपर वापस कब्जा कर लिया, जो मुल्तान कबाचा ने ले लिया था। उच्च, मुल्तान और उच्च दोनों जगह पर, और फिर भक्कर नाम की जगह पर इल्तुतमिश ने कबाचा को हराया। तो कबाचा भागा था और डूब के मर गया था, तो कबाचा का वो डेथ हो जाती है। अब रिलेशन तो था यार इसका भी। कबाचा क्या था कुतुबुद्दीन ऐबक का? ससुर था। और ससुर था कि जीजा था? मेरे से मत बोलना भाई, ब्लड रिलेशन मेरे खराब है। हाँ, ऐबक का ससुर था, ओके। और इल्तुतमिश ऐबक का जमाई था, तो यानी कि ऐबक के ससुर की हत्या करवा दी इसने एक तरह से, है ना? यही है ना कहानी? हाँ, बस बस बहुत हो गया, हाथ जोड़ लिए। ये एक फ्लो बना के रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ब्लड रिलेशन पे हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया है नाम लेकर कि खुसरो का दादा कौन था या खुर्रम का पोता कौन था। ये बहुत टिपिकल हो जाता है जब हम इसको इग्नोर करके चलते हैं, तो थोड़ा सा देख लें। ओके, सो मुल्तान ले लिया, उच्च ले लिया, और उसके बाद एक लड़ाई होती है तराइन थर्ड की लड़ाई 1215। 1191 तराइन फर्स्ट, 1192 तराइन टू, 1215 तराइन थर्ड, इल्तुतमिश वर्सेस याल्दुज को हरा दिया जाता है। अब इसके पास जो कंपटीशन थी एक्सटर्नल, वो खत्म हो गई। एक्सटर्नल कंपटीशन कौन कौन सी? याल्दुज गया, कबाचा गया, और ख्वारिज्म का शाह गया। अब वो कैपिटल की तरफ से टेंशन फ्री है कि मैं लाहौर रखूं कि दिल्ली रखूं। दिल्ली शिफ्ट करी कैपिटल, हाँ, अब मुंडी हिली तुम्हारी, अब आ गया समझ में जी कैपिटल की शिफ्ट हुई। ओके, बंगाल बचा हुआ है, बंगाल का क्या करोगे? बंगाल टूट गया था, बंगाल एंड बिहार को रीएनेक्स करेगा ये, और इसमें उस टाइम इवाज खान नाम का शासक था, उसको हराएगा। साथ ही साथ में कंसोलिडेट करेगा अपनी पोजीशंस को इन द राजपुताना। राजपुताना कौन सा राजपुताना है ये भी याद रखना, मेवाड़ वाला है कि मारवाड़ वाला है। अभी ये मेवाड़ में एक्सटेंड किए हुए हैं, अभी ये मारवाड़ तक नहीं है। मारवाड़ वाला हिस्सा जो है वो उधर से जुड़ता है सिंध से। मेवाड़ और सिंध के बीच में मारवाड़ है, जिसमें रेगिस्तान वाला पार्ट भी जुड़ता है। सो अरावली एक रेंज है जिसकी एज पर दिल्ली है, जहां से दिल्ली सीरीज शुरू होती है। मजनू का टीला, लैला कहां गई? अच्छा ठीक है, चलो। अब जो इसके टाइम पे ख्वारिज्म का जो शाह था, दैट इज मंगबरनी, इसके ऊपर अटैक होता है चिंगिस खान का। अब चिंगिस खान जब इसके ऊपर अटैक करता है तो मंगबरनी भागता है, और मंगबरनी भाग के इसके पास पहुंचता है, इस तक खबर पहुंचाता है कि मुझे असाइलम चाहिए। ये मना कर देता है, ये रिफ्यूज्ड। अगर इसने उसकी मदद कर दी होती सो इंडिया नहीं होता, ईमानदारी से इंडिया नहीं होता था। हो सकता है कि चिंगिस खान को उस टाइम की इंडिया की वेल्थ का पता नहीं था, उसको बगदाद का मालूम था, जो बगदाद स्लॉटर किया था उसने, खून की नदियां बहाई थी, जिंदा लोग छोड़े नहीं थे, बगदाद खत्म कर दिया था, खलीफेट थी बगदाद। अगर उसको इंडिया पता होता और चिंगिस खान अगर इंडिया एंटर करता तो साउथ तक जाते जाते कितना कमा चुका होता। सो ये इसकी डिप्लोमेटिक इंजीनियरिटी थी कि इसको मुझे शरण नहीं देनी, इसको शरण नहीं देता, बचा लेता है इंडिया को। देन हो गया, दैट इज डिप्लोमेटिक, हो गया पूरा। ग्वालियर वाला इलाका, कालिंजार, नागदा, मालवा एंड एरियाज ऑफ दोआब, ये रीएनेक्स करता है। रीएनेक्सेशन का मतलब क्या है? जैसे खबर लगी कुतुबुद्दीन मर गया और 2 सुल्तान बन गए। एक लाहौर में, कौन सा? लाहौर में गया आराम करने, बदायूं का इल्तुतमिश, तो 2 ये, तो सारे स्टेट्स वापस टूट के। कारण क्या था? यही चल रहा था। इल्तुतमिश एस्टैब्लिश्ड अ फॉर्म, थोड़ा थोड़ा इनिशियल फॉर्म दिखना चालू होता है कि हाँ एक स्टेट बन रहा है। अब ये स्टेट आगे चलते हैं तो मर जाता बंदा एज यूजुअल, हरे। तो जो नोबल लोग थे 40 वाले, वो उसके एक पुत्र को, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, एक पुत्र तो मर गया जिसके नाम पे पहले उसने टूम बना दिया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को ये राजा बना देते हैं 1236 में, जो 7 महीने के लिए राज करेगा। और भैया को हाथी की सवारी बड़ी पसंद थी और सोने के सिक्के बांटने का बड़ा शौक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को भी बड़ा शौक था, इसलिए उसका नाम है लाख बख्श। वो वहां पे बोला नहीं है मैंने। और लाख बख्श तो अपने यहाँ पर है कि लाखों में बांटता है, लेकिन उसका असली नाम जो टर्किश या पर्शियन में था, दैट इज हातिम टू। हातिम ताई वैसे ही है जैसे दानवीन कर्ण है, वह पर्शियन फिलोसॉफी के अंदर, पर्शियन हिस्ट्री के अंदर। सो ये भी बंदा ऐसे ही था। भैया इनकी जो माँ थी उनको नाम तो तुर्कान, शाह तुर्कान। और शाह तुर्कान बेसिकली असली रानी थी, वो रानी थी। और ये बच्चा जो था उनका वो
खेलता रहता था। तो डिफेक्टर रूलर वॉज शाह तुर्कान एंड शी वॉज वेरी वेरी श्रूड और क्रूएल कहा जाता है। सो बाद में इसको क्या बोलते हैं उसको, डंजन को हिंदी में तहखाने में डाल देते हैं और फिर बाद में इसकी हत्या हो जाती है, तहखाने में मरवा देते हैं बाद में इसको, शाह तुर्कान को। ओके, देन रजिया को नॉमिनेट किया था इल्तुतमिश ने अपनी जिंदगी में। रजिया दिल्ली के सुल्तान बनने के लिए दिल्ली में जो नोबल्स है उनकी जरूरत थी। उसे कोई पॉलिटिकल सुप्रीमेसी नहीं चाहिए थी, उसे कोई वोट नहीं चाहिए थे कि आपके पास हर जगह जाए। सो दिल्ली के अंदर प्रेयर हॉल्स कितने थे, मॉस्क कितनी थी, कम थी उस टाइम पर, और वहां पे सारे नोबल्स इकट्ठा होते थे फ्राइडे को। सो ये फ्राइडे को लाल कपड़ा पहन के पहुंचती थी। लाल कपड़ा टर्किश सिंबोलिज्म में फॉर जस्टिस। सो वो जस्टिस डिमांड करने के लिए रेड ड्रेस में पहुंचा करती थी और फ्राइडे के प्रेयर्स के बाद में और पहले लोगों से मिलती थी और अपना केस प्रेजेंट करती थी कि मैं सही दावेदार हूं क्योंकि मेरे बाप ने मुझको उस पोजीशन पर रखा है। एंड देन बाद में नोबल्स कुछ तरह से इसको बिठा देते हैं, आमिर्स ऑफ दिल्ली, जब इसका भाई वहां नहीं था, इन एब्सेंस ऑफ हिज ब्रदर बैठ जाती हैं। इसी टाइम पर गजनी के जो एक राजा थे हसन कारलुग, गुर अलग है, गुर के टाइम पे गजनी अलग हो चुका है, गुर कब्जे में आ गया है, अब गौरी भी खत्म हो चुका है। गौरी के बाद 3 हिस्सों में बट चुका हिस्सा, ये तो साउथ वाला था ना, हम तो सिर्फ वो इंडिया वाले पार्ट की बात कर रहे थे, यारदुल कबाजा और कुतुबुद्दीन की। ये जो नॉर्थ में गजनी वाले राजा थे वो भी इंडिपेंडेंट हो गए, तो गजनी का राजा अब अटैक करता है। गजनी आया था नॉर्थ से, अरब कॉन्कर्स्ट करी थी पूरा पखानी, फिर गौरी आया था, अब वापस से गजनी का एक और राजा है वो अटैक करता है, इसका नाम था हसन चारलुग या करलुग। और इस टाइम पर सिंध पूरा और उच्च पूरा ये पूरा वापस चला जाता है, वापस डिस्ट्रक्शन हो गया। सो कंसोलिडेशन प्रॉपर नहीं है, ये इनिशियल बचपना है दिल्ली सल्तनत का कि फॉरेन लैंड्स हैं, फॉरेन लैंड्स के अंदर आप एस्टैब्लिश कर रहे हो। सो वही लोग टर्क्स ही हैं जो अभी आया, गजनी भी टर्क था, गौरी भी टर्क था, लेकिन गौरी ने गजनी की एरिया को कैप्चर में किया था और गौरी के बाद में अब गजनी के दूसरे राजा हैं जो कैप्चर करना चाह रहे हैं। इसका भाई था जो गवर्नर ऑफ अवध था, एक और भाई था गियासुद्दीन, ये रिवोल्ट करता है और ये रिवोल्ट सप्रेस करने आगे जाती है। शी वॉज अ फाइटर, शी वॉज मोस्ट एबल जनरल, जो इसके बारे में कहा जाता है रजिया के बारे में। सो रजिया इज कंसिडर्ड, इसका टाइटल है उम्दात उल निस्वान, ये टाइटल लिया था इसने, फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम वुमन टू रूल फ्रॉम द थ्रोन ऑफ दिल्ली। क्यों तुम्हारे पास नोट्स नहीं है मेरे? उम्दातुल निस्वान, इसने अपने कॉइन्स निकाले हैं इसी नाम से, उम्दातुल निस्वान के नाम से। फैमिली अपैरल जो होता है, जो महिलाएं कपड़ा पहनती थी उसको छोड़ के पुरुषों के कपड़े पहनती थी, घुड़सवारी करती थी और फोर्सेस लेकर चला करती थी। इसका एक जनरल हुआ करता था, उको नाम था याकूत, और याकूत जो था वो एबिसीनियन था, यानी एबिसीनिया आज का मॉडर्न इथियोपिया, तो अफ्रीकन स्लेव था। और कहा जाता है उसके साथ इसकी लव स्टोरी थी, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, इनकी फिल्म है रजिया सुल्तान के नाम से, सुना है? मैंने भी नहीं देखी, वो इतना टाइम नहीं सुना है, वो 4 घंटे की फिल्म थी। हिंदुस्तानी फिल्में 3 घंटे की होती हैं, विदेशी फिल्में 1.5-2 घंटे की होती हैं, और हिंदुस्तानी फिल्मों में वो 4 घंटे की फिल्म थी। एनीहाउ, सो आर्मीज को लीड करा करती थी, रिवोल्ट्स और रेबेलियन होते हैं। तो एक भाई रिवोल्ट करता है, अवध ये जीत के आ जाती है। छोटा सा टाइम पीरियड, 4, 4.5, 5 साल का टाइम पीरियड है रजिया का, नॉट कंप्लीट 5 ईयर्स एक तरह से माने तो। पंजाब में भटिंडा नाम का एक शहर था जहां पे गौरी आया था और उसकी वजह से 1191 की लड़ाई हुई थी तराइन की। सो भटिंडा का गवर्नर भी रिवोल्ट कर दिया। अब ये जाती है याकूत के साथ उसे सप्रेस करने, बैटल होती है, याकूत मार दिया जाता है। अब गवर्नर को क्या लगता है, यार मैंने तो रजिया को कैप्चर कर लिया, सुल्तान को कैप्चर कर लिया मैंने। अब ये बड़े उड़ते उड़ते दिल्ली पहुंचते चालीसा के सामने और बोलते हैं कि हेलो हाउ आर यू, हमने तो ऐसा ऐसा काम करा है। बोले निकल बाहर, हम दिल्ली वाले। बोले हम वो चाहेंगे वो करेंगे यार, दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली सरकार दिल्ली को बनाएंगे। अब वो छोटा सा मुंह लेकर वापस जाता है, रास्ते भर में ट्यूबलाइट चमकती है उसकी, जैसे हम लोग ट्रेन में बैठते हैं या बस में बैठते हैं, करने को कुछ नहीं होता तो दिमाग कुछ फितूर करता रहता है, तो उसके भी दिमाग में कुछ ना कुछ फितूर चल रहे होंगे। वहाँ पहुँचता है, रजिया को प्रपोज करता है, रजिया के साथ शादी करता है, जो भी सेटिंग हुई हो उनकी कि भैया आज़ादी मिल रही है मेरे को, नहीं तो ये मार डालेगा मुझे, व्हाटएवर। आते हैं दिल्ली के पास, लड़ाई होती है और ये हार जाते हैं, फोर्सेस दिल्ली की फोर्सेस से हरा देती हैं। वापस लौट रहे होते हैं तो कैथल नाम की जगह है, वहाँ उसके पास में दोनों की हत्या हो जाती है। यार अकेले थे क्या? क्वेश्चन मार्क, सोच के देखना। सो इट मस्ट हैव बीन कंस्पायर्ड। अब कहा यह जाता है कि बलबन की कंस्पिरेसी थी इसकी हत्या में। बलबन उस टाइम पर चालीसा का सदस्य बन चुका है एज अ स्लेव। सो दैट्स इट। इसका अब चालीसा जो है
जैसे ही वो मरती है, बहराम शाह नाम का बच्चा जो था इल्तुतमिश का तीसरा बेटा, उसको सुल्तान बना देता है। कौन? चालीसा। उधर कब्जे में गई, इधर बहराम शाह को। अब तीसरा बेटा है, थर्ड सन ऑफ इल्तुतमिश। पहला कौन? दूसरा कौन? नासिरुद्दीन महमूद तो मर चुका। सेकंड कौन सा राजा बना था इल्तुतमिश के जस्ट बाद? ओके। अब फिर बेटी बनी रजिया, अब फिर से भाई बना उसका राजा बहराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह। और ये मलिक नायब की एक पोस्ट क्रिएट करता है बाय द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर काइंड ऑफ थिंग, नायब ए मामलकात। तो यहां पे डिजियोर और डिफैक्टो काइंड ऑफ रूलर बन जाते हैं। यह खुद जो रहता है वो डिजियोर है, और असली में जो राज करने वाला रहता है वो नायब ए मामलकात, प्राइम मिनिस्टर। और जब दो हिस्से जाएंगे तो प्रेस्टीज की लड़ाई होगी, और जब पावर की प्रेस्टीज की लड़ाई होगी तो ये अपने ही लोगों के। अगला बहुत छोटा सा बच्चा रहता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह का, अलाउद्दीन मसूद शाह। ये राजा बनता है 1242 से 1246 से, और ही वॉज प्लेजर लविंग काइंड ऑफ अ पर्सन, पपेट चीफ था। और बलबन इस टाइम पर आमिर हिजाब बन जाता है, आमिर हाजिब, दैट इज चीफ ऑफ चालीसा। बलबन के पास पावर आना चालू हो जाता है, और जो चालीसा के अंदर आपस में लड़ाइयाँ चल रही होती हैं उनको कंसोलिडेट करता है और फोकस करता है। जो मंगोल फ्यूरी थी, मंगोल्स लगातार अटैक करते थे सिंध और पंजाब के ऊपर, यहां ये जाके उनको हराता है। देन इसी टाइम पे बंगाल में रिवोल्ट हो जाता है तोआन खान का, और बिहार टूट के फिर अलग हो गया, बंगाल बिहार फिर टूट गया, और अवध के ऊपर चढ़ाई हो जाती है। मुल्तान और उच्च अपने आप को अलग कर लेते हैं, वापस से स्टेट टूट गया। सो स्टेट बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है। देयर इज नो कंसोलिडेशन ऑफ पावर। बलबन यहां पर नासिरुद्दीन महमूद की मां के साथ मिलकर षड्यंत्र रचता है और इसकी हत्या करवा देता है। मलिक जहां, तो मसूद की हो जाती है छुट्टी। अब इल्तुतमिश का ग्रैंडसन कौन? पहला बेटा कौन था इल्तुतमिश का? ग्रैंडसन नासिरुद्दीन महमूद। सो नासिरुद्दीन महमूद दैट इज दरवेशी किंग। हाँ कौन? नहीं ना, ये ग्रैंडसन ऑफ इल्तुतमिश है। वो पुराने नोट्स के अंदर मेरी मिस्टेक थी, जहां सन लिखा हुआ था। ये बेटा है, ये इल्तुतमिश का पोता है। नासिरुद्दीन महमूद जो राजा बनेगा, दरवेशी किंग, चेक करना फिर से। इल्तुतमिश का सबसे बड़ा वाला पुत्र जो सबसे प्रिय था नासिरुद्दीन महमूद, जिसके नाम पे वो गड़ा बेगरा वाली जो उसने वो बनाई थी मकबरा पहला, उसका पुत्र है ये। तो बाप और बेटे का, वही तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि कंफ्यूजन होता है, बाप बेटे का एक ही नाम है। नासिरुद्दीन महमूद का पुत्र नासिरुद्दीन महमूद। फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं लगा, क्योंकि इल्तुतमिश उससे इतना प्रेम करता था कि पोते का नाम वो रखा था। वो राजा बनता है अब। सो नासिरुद्दीन महमूद दैट इज दरवेशी किंग। इस टाइम पर आमिर हाजिब ऑलरेडी हो चुका है बलबन, और बलबन ने उसको राजा बनवाया है, और दरवेशी राजा है। ये डिफैक्टो डिजियोर वाला सिस्टम चल रहा है। सो ये भैया रहते थे साधु संतों में, इनको कोई मतलब नहीं था। ये वो बंदा है जो अपनी कमाई टोपी सिल के करता था। ये इतना फकीर का टाइप का इंसान था, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के ऊपर। और यहां पर एक ऑथर है इसामी, ISAMI, इन्होंने किताब लिखी है फुतुह उस सलातीन, पर्शियन में है, लेकिन एब्रप्ट एंड है उस किताब का, उसमें फ्लो नहीं है। इसका यह मतलब है कि कुछ पॉलिटिकल अपहीवल हुआ जिसकी वजह से वो अथॉरिटी खत्म हो गई। तारीख फिरोज शाही जो जियाउद्दीन बर्नी की है, वो अभी यहां से शुरू भी नहीं होती, वो बलबन से शुरू होती है। इट स्टार्ट्स विद बलबन। तो हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो हमारे पास आ रहे हैं सोर्सेज में, उनको प्रॉपर ऑर्डर में जमाओगे। ये होमवर्क है आपका, उन्हें प्रॉपर ऑर्डर में जमाओगे कि सबसे पहले गौरी की हिस्ट्री, तारीख मुबारक शाही, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की, उसके बाद मिनाजुस सिराज की, उसके बाद ये वाली किताब। सो ये ऑर्डर मिलेगा तुमको कि किस ऑर्डर में किसके टाइम पीरियड की कहानी है। जो क्वेश्चन हमको वहां पूछा जाता है कि कौन सी हिस्ट्री की बुक कौन सा बताती है, वो इस वजह से हम नहीं कर पाते क्योंकि हम उसको ऑर्डर में जमाते नहीं है। हमें पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, नॉलेज लेना है, लेकिन हमारा टारगेट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और क्वेश्चन किस चीज को टारगेट करते हैं ये समझना जरूरी। तो हमारा आंसर, हमारा प्रिपरेशन उस हिसाब से हो जाना चाहिए। तो वो आप अरेंज कर लोगे, ये होमवर्क है आप लोगों का। बलबन के हाथ में पावर चले जाते हैं। इसी टाइम पर बलबन एक नई पोस्ट को क्रिएट करता है, मलिक नाइब, दैट इज सेकंड। और सारा पावर जो पहले नायब मामलकात बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर, उसी तरह का ये पोस्ट होता है। नायब यानी सेकंड, कहने को सेकंड था बट डिफेक्टो था। तो 20 साल तक एज अ मलिक नाइब ये राज करेगा। और इस टाइम पर इसके झगड़े हो जाएंगे नासिरुद्दीन महमूद से। नासिरुद्दीन महमूद इसका ट्रांसफर कर देगा डिस्टेंट लैंड में, दूर भेज देगा, और ये अपॉइंट करेगा रेहान नाम के एक इंडियन कन्वर्टेड मुस्लिम को एट अ पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर।
सो ये सबसे पावरफुल पोस्ट पर बैठेगा बंदा, पहला बंदा है जो इंडियन मुस्लिम है, इंडियन कन्वर्टेड मुस्लिम है, जो इस पोजीशन पे बैठेगा। अदरवाइज टर्किश नोबिलिटी इंडियंस को, चाहे वो भले ही मुसलमान क्यों ना हो, कुछ नहीं समझती थी। दे हैव दैट सुप्रीमेसी वाला थॉट। इक्वालिटी खत्म हो गई, इक्वालिटी जो अरब लेकर आए, जिनका नाम भी नहीं पता चलता कौन सा राजा कौन था, या इक्वालिटी कहीं कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश में दिखती थी कि बराबरी में बैठ रहे हैं, लेकिन बाद में, या इन लोगों में भी ये नहीं था कि ये इंडियन मुस्लिम है तो हम इसको कोई पोस्ट दे दें। नो पोस्ट। सो रेहान इज द फर्स्ट इंडियन मुस्लिम जो प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर बैठेगा, लेकिन बाद में हमें एक और मुस्लिम मिलेगा जो कन्वर्टेड होगा एंड ही विल बिकम अ सुल्तान, इंडियन सुल्तान, जो सारी डायनास्टी से अलग हटकर आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको सुल्तनत में ले लिया जाता है, इसलिए वो चीज़ क्लियर नहीं होती। सो मंगोल्स इसके अंदर इस टाइम पर बहुत सारा पंजाब जीत चुके होंगे। इसका कोई पुत्र नहीं था। दोनों किताबें, जो इब्न बतूता की किताब है, इब्न बतूता बाद में आएगा पहन के जूता, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर बड़ा हीरो रहेगा वो, और चाइना एम्बेसडर बन के जाएगा एमबीटी के टाइम पर। और इसामी दोनों कहते हैं कि बलबन ने कंस्पायर किया और अपने दामाद की, जो ये था, इसकी हत्या करा दी, और बलबन राजा बन जाता है। दैट्स इट। बलबन से कल शाम को ध्यान रखना, पॉलिटी के अंदर हम लोगों को यूनिट 10 और यूनिट 10 इन प्री, दैट इज इलेक्शन कमीशन, ये नहीं लिया ना मैंने अभी तक इस अभी वाले टाइम